हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक सर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा 2017 सीरीज सेट्स के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो आए थे उनको डिस्कस करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो इसके बना दिए हैं। दोनों में 2018 के लीनियर अलजेब्रा के लगभग 30 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर आपने उसको अभी नहीं देखा है, सबसे पहले आप जाकर उसको देखिए और उसके बेसिक्स को समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चंस को करिए। स्टूडेंट, आज मैं लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मीन सीजी सेट के जितने भी पेपर हैं 17, 18 और 19 तीनों ईयर अवेलेबल है आप वेबसाइट पे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा डाउनलोड कर लो, उसी में आपको उसी के क्वेश्चन हैं सारे, तो उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ये रैंक बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी रैंक के बारे में बात किया है, यहाँ स्पान और बेसिस के बारे में बात किया, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में बात किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ वाले में, ये आपको सिर्फ ऑर्डर बताना है कि कौन से ऑर्डर में ये क्वेश्चन अरेंज होने वाला है। मीन्स पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ऐसे बारे में बात करना है। तो सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। इसके सीक्वेंस को हमें डिटरमाइन करना है। पहले दिया है T बिलोंग टू LU वेयर LU इज a स्पेस ऑफ ऑल लीनियर मैप्स फ्रॉम UF इनटू इटसेल्फ। मतलब बोला है T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से, U से U में। पहली बात ये बोल दिया है, ठीक, पहले ये बोला। फिर बोला C1U1 प्लस C2U2 प्लस डैश डैश CMUM इक्वल टू 0, C1 C2 डैश डैश CM इक्वल टू 0। अगर याद किया जाए तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, साथ में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वेक्टर्स U1 U2 UM अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनके साथ जो कोफिशिएंट है सारे क्या हो जाने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में बात कर रहा है। इसके जो वेक्टर्स यूज हो रहे हैं U1 U2 डैश डैश UM क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनके साथ जो कोफिशिएंट यूज हुआ है सारे क्या है, 0 है। अगर एक भी कोफिशिएंट नॉन 0 होता तो हम क्या बोल देते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। देन इसके बाद बोला है T ऑफ λ1 U1 λ T U2 डैश डैश इक्वल टू TU होगा, U बिलोंग टू U है। फिर यहाँ डी पे बात कर रहा है कि λ1 λ2 λ m आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो हमें पता है अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। वो क्या होंगे, U1 U2 डैश UM आर आइगन वेक्टर्स। तो ये बोला है। तो सबसे पहले अगर इसको मैं ऑर्डर में जमाऊं तो हमें पता है कि अगर ये एक नंबर पे आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा क्योंकि सबसे पहले तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही डिफाइन होगा। देन इसके बाद हमें पता होगा कि λ1 λ2 इसके क्या होंगे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे। तब हमें मिलेगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करेगा। मतलब पहले ए नंबर वाला आएगा, फिर इसके बाद कौन सा आने वाला है, बी आने वाला है, फिर इसके बाद सॉरी बी नहीं, इसके बाद ये डी नंबर आने वाला है। मतलब इसका ऑर्डर ये फर्स्ट आएगा, देन इसके बाद सेकेंड आएगा, देन ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। मतलब ए बी बी सी। तो कौन से ऑप्शन में ए डी बी सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका ऑर्डर का। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। बस इसको क्या करना था, सीक्वेंस में डिटरमाइन करना था, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब बात करते हैं जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखोगे आपको रैंक के बारे में बात किया है। बोल रहा है कि अगर रैंक ऑफ ए बी 3 हो, रैंक ऑफ ए बी 3 है, ए हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट के सोल्यूशन में देखोगे तो क्या गिवन है, ए जो हमारी है 3x3 की मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ और बी भी 3x3 मैट्रिक्स है। तो दिस इंप्लाइज ए बी भी हमारी कितनी होगी, 3x3 होगी, और बी ए भी कितने की मैट्रिक्स होगी, 3x3 की मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो हमें गिवन है कि रैंक ऑफ ए बी जो है ना, रैंक ऑफ ए बी वो 1 है, ये गिवन है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि रैंक ऑफ बी ए कैन नॉट बी, मतलब रैंक ऑफ बी ए की पॉसिबिलिटी क्या नहीं हो सकती। तो हमसे बोल रहा है कि रैंक ऑफ बी ए कौन सा नहीं होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन रैंक ऑफ बी ए नहीं होगा, कैन नॉट बी बोल रहा है, कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, मतलब संभव ही नहीं है कि रैंक ऑफ बी ए ये हो जाए। तो अगर देखोगे, अगर हमारे पास रैंक ए बी जो है, अगर देखो सबसे पहले मैं डी ऑप्शन को लेता हूं क्योंकि हमें एक चीज तो पता है ना, अगर हमारी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर रैंक ऑफ ए की जो रैंक है अगर एन हो गई, फुल रैंक मैट्रिक्स हो गई, तो मैट्रिक्स जो होती है ए क्या होती है, इनवर्टेबल होती है।
यानी अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, अगर उसकी रैंक एन हो गई तो मैट्रिक्स क्या होती है? इन्वर्टेबल। मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा उसका? नॉन जीरो। तो अगर मैं ऑप्शन डी को यहां से सेलेक्ट करूं, ऑप्शन डी को क्या है? 3 दिया है। ऑप्शन डी को अगर लेके चलूं मैं इसी से, थर्ड वाला डी वाला ऑप्शन, तो रैंक का अगर बीए आप 3 लेके चलते हो, इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो आप लेके चलो रैंक ऑफ बी इक्वल टू 3। मान लेता हूं रैंक ऑफ बी ए 3 है, इसका मतलब हुआ कि बी ए जो हमारी होगी, डिटरमिनेंट ऑफ बी ए क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अगर डिटरमिनेंट बी ए नॉन जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी भी नॉन जीरो होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी क्या होगी? फुल रैंक मैट्रिक्स होगी। ए बी क्या होगी? ए बी क्या होगी? ए बी फुल रैंक मैट्रिक्स होगी। मींस रैंक ऑफ ए बी भी कितना होने वाला है? फिर 3 होने वाला है, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल, मैंने एक ऑप्शन से देखा, इसका मतलब संभव नहीं है ऐसा कि ए बी का रैंक 3 हो जाए, क्योंकि ए बी का रैंक तो इसने 1 दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रैंक 3 पॉसिबल नहीं। अब ये देखना है कि 0 पॉसिबल है कि नहीं है, 1 पॉसिबल है कि नहीं है, 2 पॉसिबल है कि नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करता हूं कि इस एक एग्जाम्पल अगर आप लोगे इसके लिए, मान लेता हूं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक एग्जाम्पल से करो। एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मान लो रैंक 1 को डिस्कार्ड करना है, तो आप एक मैट्रिक्स लिखो ए इक्वल टू, एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिस्कार्ड करना है। ए को ले लेता हूं मैं 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ए है एक मैट्रिक्स। बी को मैं ले लेता हूं, इफ वी टेक बी इक्वल टू, अगर आप इस तरीके का मैट्रिक्स लो ना, जैसे बी 0 1 0 0 0, और बी मतलब कोई भी नंबर वहां ले सकते हो आप, और 0 सी 0। अब देखो, अगर मैं इफ वी टेक बी और सी, अगर आप दोनों को 0 ले लेते हो तो ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर कितना आएगा? बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ? बी बराबर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 0, और यहाँ से ए बराबर कितना होगा? अपना दिया ही है 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब क्या करो, आप ए बी निकालो। ए बी निकालोगे तो क्या आएगा? 1 0 0 0 0 0 0 0 0, और बी की वैल्यू कितनी है? 0 0 0 0 0 0 1 0 0। यहाँ से देखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1, फिर 0 0 0। आप ए बी मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो यही आएगा। ए बी हमारे पास ये आ गया। तो रैंक ऑफ ए बी जब आप निकालोगे तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सही है बात? ठीक। अब क्या करते हैं? बी ए निकालते हैं। जब बी ए निकालोगे आप, बी ए का डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0। अब देख रहे हो कि यहाँ बस 1 है, तीसरे में कहीं भी 1 नहीं है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0। तो रैंक ऑफ बी ए यहाँ से कितना आ गया? रैंक ऑफ बी ए इक्वल टू क्या आ गया? एक भी 0 है, तो देखो 0 पॉसिबल है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। रैंक ऑफ बी ए क्या है? 0 है। दिस इंप्लाइज ऑप्शन 1 क्या हो गया? ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। तो आप देखने एग्जाम्पल से हमने ऑप्शन ए को क्या कर दिया? इनकरेक्ट कर दिया। अब जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको सी को डिस्कार्ड करना है, तो इसके लिए क्या करो, ये ऑप्शन ए के लिए दोनों को 0 ले लिया था। अब सी के लिए क्या करो आप? ऑप्शन सी के लिए बी और सी दोनों को आप क्या ले लो? 1 ले लो ऑप्शन सी में। तो यहां से देखोगे तो रैंक ऑफ बी ए जो होगी हमारी, वो कितना आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। पॉसिबल है। ठीक। और 1 के लिए आप सिंपल ए को ले लो 1 0 0 0 0 0 0 0 0, और बी को भी ले लो आप 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो रैंक ऑफ ए बी भी कितना आएगा? 1 आएगा। रैंक ऑफ बी ए भी कितना आएगा? 1 आएगा, विच इज पॉसिबल। इसका मतलब ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहे उस लॉजिक से जाओ या फिर आप एक मैट्रिक्स ऐसी कंसीडर करो, तो दोनों क्या होंगे?
सही होंगे। तो यहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद जो हमारा सेकंड लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फोर्थ वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा उसमें बोल रहा है कि लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वो ijth इंट्रीज इज i प्लस जे। सबसे पहले मैं सेकंड में n बराबर क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, ठीक, और एक मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ ए आई आई, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, A11 A12 A21 A22 एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ से इंट्रीज जो दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे है। ए आई जे कितना दिया है, आई प्लस जे, तो A11 कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, A11 तो 1 प्लस 1 आई प्लस जे दिया है तो 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 2 प्लस 2, यहाँ से देखोगे तो 2 3 3 4, तो हमें पूछा है ए, इसका रैंक ऑफ ए पूछा है। तो आप देखो ये हमारा इसका डिटरमिनेंट अगर निकालू मैं, डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस 1 आएगा विच इज नॉन जीरो, इसका मतलब है रैंक ऑफ ए कितना है, 2, यानी फुल रैंक मैट्रिक्स होगी। या फिर आप क्या करो, इसको माइनस करके निकाल लो, 1 बना के निकाल लो, तो भी जैसे इसको इक्वलेंट फॉर्म में बना लो ऐसे, 2 3 3 4। हमें क्या करना है, इस वाले को जीरो करना है, रैंक निकालते समय उसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को क्या करना था, जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले में 3 का मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले में क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले में 3 का मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई, 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 R2 में चेंज कर रहे हैं, 2R2 माइनस 3R1, ठीक, तो 2R2 3 2 जा 6 माइनस 6, 2R2 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस 1, ये 3। यहाँ से देख रहे हैं इसका जो पहला पाइवोट दूसरा पाइवोट, तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया, यहाँ से 2 आया, तो रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, बट एन की वैल्यू हमने क्या लिया, 2। इसमें इस ऑप्शन में क्या बोला है, इस ऑप्शन बोला है कि रैंक ऑफ ए हमेशा 1 होगा, गलत। अब एन की वैल्यू तुमने लिया था 2 लिए हो, तो 2 में से 1 माइनस करोगे, यानी जगह 2 रखोगे, 2 माइनस 1 करोगे तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा, ये भी डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब ए होगा या फिर सी होगा। तब एन की वैल्यू 2 से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम करेक्ट तो नहीं करेंगे ना, 2 आ गया तो यहाँ से करेक्ट, 2 ऑप्शन में करेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर रहे हो, मतलब आप ऑप्शन को क्या कर रहे हो, यहाँ से हटा रहे हो, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू 2 लिया, तो 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास ए एंड सी बच रहा है, तो एन की वैल्यू 2 से हम इसको 2 सही नहीं कर सकते। अभी हमें ये 2 ऑप्शन में देखना है कौन सा करेक्ट होगा। अब की बार एन की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 3 लेके चलता हूं। एन की वैल्यू जब 3 लूंगा, जब एन की वैल्यू हम 3 लेंगे तो यहाँ पास A1 3 आ जाएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, फिर यहाँ 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। तो आप चाहो इसका डिटरमिनेंट से निकाल लोगे रैंक, या फिर ये कितना आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 1 कितना होगा, 3 3 1 कितना होगा, 4 2 1 3 होगा, 2 2 4 होगा, 3 2 5 होगा, 3 1 4 होगा, 3 2 5 होगा, 3 3 6 होगा। अब इसकी रैंक निकालनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। फिर से आप इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज करो। तो अगर आप देखोगे, अगर इसका अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाओगे तो मतलब क्या करना है, हमें इस वाले को जीरो करना है, इस वाले को जीरो करना है, ठीक। या आपको देखना है कि इसकी रैंक 2 होगी कि नहीं होगी, पहले ये देख लो। तो अगर हमें देखना है फुल रैंक मैट्रिक्स है कि नहीं, डिटरमिनेंट भी इजी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं डिटरमिनेंट से जाऊं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, आपके पास मेथड है, इसका डायगोनल के नीचे सभी को जीरो करके पाइवोट को देख लो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही रैंक होगा इसमें, जितने भी नॉन जीरो रो होंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, वो उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। एक मेथड ये है। आपको अगर डिटरमिनेंट इजी पड़ रहा है तो डिटरमिनेंट से कर लो। देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डिटरमिनेंट से, 2 आएगा, 4 6 जा 24 माइनस 25, फिर क्या आएगा, -3 आएगा, -3 18 माइनस 20 प्लस 4 आएगा, 15 माइनस 16। तो यहाँ से देखोगे आप तो 2 -1 -3 -2 प्लस 4 -1, यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस 6 प्लस -4। तो यहाँ से देख रहे हो 4 - 6 जीरो आया, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए जीरो आया। इसका मीन्स हुआ कि रैंक ऑफ ए हमेशा किससे कम होगा, 3 से कम होगा।
क्योंकि डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है रैंक हमारा 3 से कम होगा। अब हमें क्या करना है, इसका 2 क्रॉस 2 का माइनस निकालो, मतलब एक देखते हैं 3 से कम क्या क्या हो सकता है। 3 से कम या होगा 1 होगा या 2 होगा या 1 पॉसिबल होगा या 2 पॉसिबल होगा। इसका मतलब n तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। n मतलब 3 था ना, इसमें n की वैल्यू क्या लिए थे अब की बार में 3 लिए थे, तो n इक्वल टू 3 तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब 2 पॉसिबल होगा। अब चेक करो इसकी रैंक 2 है कि नहीं है। जब भी इसकी रैंक 2 देखनी है, पॉसिबल रैंक इसकी कितनी आने वाली हमारे पास, 1 2 या 3 1 2 आ सकती है। तो जब 2 देखोगे इसका 2 क्रॉस 2 का माइनस देख लो, ये 2 क्रॉस 2 का माइनस है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे कितना आएगा, 4 2 8 माइनस 9, बी सी नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ ए वो कितनी है, 2 है। अगर आपको इस मेथड से आ गया तो ठीक, अदरवाइज आप इसमें इक्वलन फॉर्म लगाओ, मीन्स आप इसके डायगोनल जो दिया गया है, ये डायगोनल है ठीक, इसके नीचे इस वाले को 0 करो, इस वाले को 0 करो और इस वाले को 0 करो। फिर यहां से देखो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आ रहे हैं, ये वाले कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आ रहे हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ठीक। तो आप यहां से भी बना सकते हो, 0 करना आ जाएगा, वही हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, इनको 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 0 करना है, फिर देखोगे इसकी रैंक आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आप अगर जल्दी डिटरमिनेंट में होता है तो उसमें भी चेक कर सकते हो, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो फुल रैंक मैट्रिक्स होगी, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक क्या होगी, जितना क्रॉस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उससे क्या हो जाएगा, हमेशा एक कम आएगी। और हाँ ध्यान रखना, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इस वजह से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल पा रहे हैं। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है फिर आपको इसी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट आप नहीं निकाल पाओगे। जब डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाओगे तब आप इससे डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर आपको इसी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा, इनको 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 0 करना पड़ेगा, फिर देखना है कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ रहे हैं आपके पास ठीक। अब थर्ड वाले में आते हैं। अब देखोगे थर्ड जो क्वेश्चन है वो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहली चीज देखोगे जो ए नंबर का है, ए क्या दिया हुआ है, अगर मैंने इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने डायरेक्ट इसके बारे में बात किया, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये एग्जिस्टेंस थ्योरम है, ये एग्जिस्टेंस थ्योरम ये हमारा करेक्ट है, मतलब हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए हमें क्या करती है, बेसिस एग्जिस्ट करती है। तो मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। देखो ऑप्शन ए किसमें किसमें नहीं है, तो बी में नहीं है ऑप्शन ए, एक सी में है और डी में भी है और ए में भी है, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। अब बी पे आते हैं, बी में बोला कि इज ए बेसिस ऑफ R3 और नीचे स्पान बोल रहा है। अगर किसी को बेसिस दिखाना है, अगर कोई भी वेक्टर्स अगर बेसिस बना रहा है तो सबसे पहला चीज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा जो भी वेक्टर है, जैसे मान लो ये इसको मान लो S दे रहा हूँ, लीनियर स्पान ऑफ S किसके इक्वल होना चाहिए, जैसे R3 है तो R3 के इक्वल होना चाहिए। ये इफ एंड ओनली ये बेसिस होगा, अदरवाइज ये बेसिस नहीं बनाएगा। अगर किसी को बेसिस से करवा रहा है तो सबसे पहली क्राइटेरिया है आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाओ। तो देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। जो वेक्टर है हमारे पास, जब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने की बात है तो अगर वेक्टर्स आपको दिए हैं ऐसे तो आप क्या करो, उनको मैट्रिक्स बना के पुट कर दो, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया LD हो जाएगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया LI होगा। तो सबसे पहले 1 1 2 ऐसे जमा लिया मैं, 1 2 5 और 5 3 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आई। इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं हम बी वाले के लिए। डिटरमिनेंट निकालूंगा इसका तो क्या आएगा, 1 2 4 जा 8 माइनस 15 माइनस 1 4 माइनस 25 प्लस 2 3 माइनस 10। यहाँ से देखते हैं अगर तो माइनस 7 आएगा और प्लस 21 आएगा और ये आएगा माइनस 14 आएगा। तो यहाँ से देख रहे हो माइनस 21 प्लस 21, तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया हेंस वेक्टर्स क्या हो गए, वेक्टर्स आर LD और ये बेसिस बनाएगा तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, LI होना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है। तो बी वाला हमारा क्या है स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो बेसिस बनाने के लिए कंडीशन तो होनी चाहिए
LI होना चाहिए, है ही नहीं LI। अब इसके बाद देखो अगर ये LI हो गया, R3 को स्पान कर दिया तो बेसिस हो जाएगा। R3 तीन वेक्टर हैं, देखते हैं ये वाला थर्ड वाला। अब देख लो पहले बी ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया हुआ है, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें भी दिया है, इसका मतलब हुआ कि ए एंड सी करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। मैंने देख लिया। अगर आपको इसको भी चेक करना है तो इसको भी इसी वेक्टर्स में रखो, ऐसे मैट्रिक्स बनाओ। तो अगर सी वाले को आप चेक करोगे, सी में तो आप एक मैट्रिक्स बनाओ इसके लिए भी, 1 2 1 2 1 0 1 -1 एंड 2। इसका जब डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 2 -0 आ जाएगा, प्लस -2 आएगा, 4 -0 आ जाएगा, +1 आएगा, -2 -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 -8 -3, ये विच इज नॉन जीरो आ रहा है। हेंस ये क्या है, LI है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, LI होगा, ये R3 को स्पान कर देगा। तो L ऑफ S नाम दे रहा हूँ इस सेट को, तो LS बराबर R3 हो जाएगा। तो ये क्या कर दे रहा है, स्पान कर दे रहा है R3 को। इसका मतलब ये सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो ये हमारे थे क्वेश्चन 3। बाकी के क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे आगे के क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज है लीनियर अलजेब्रा का, अगर बुक्स को आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको ज़रूरत होगी कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए लीनियर अलजेब्रा के लिए, तो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, रिकमेंड कर दूंगा कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ज़रूरी है। इवन आपको नेट के लिए, गेट के लिए और सेट के लिए, सब के लिए बुक यूजफुल रहेंगी। ठीक, तो किसी दिन मैं उसको किसी वीडियो में सेपरेटली डिस्कस कर लूँगा। पहले मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर आएगा। अपने पास लेट W1 and W2 be any two vector subspace of the same vector space of the same vector space such that their linear sum that is W1 plus W2, मतलब दोनों का लीनियर सम V है, और देन देयर डायरेक्ट सम। तो हमें क्या देखना है, डायरेक्ट सम के बारे में बात करना है। देन देयर, अगर थोड़ा भी आप इसको पढ़े होंगे ना, आप डायरेक्ट ऑप्शन पर टिक कर दोगे। डायरेक्ट सम W1 plus W2 आर डिसजॉइंट, सॉरी, इज आल्सो V इफ एंड ओनली इफ। ये डायरेक्ट सम की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन, W1 and W2 आर डिसजॉइंट, W1 and W2 आर डिसजॉइंट। बी में बोल रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर सिंगलटन जीरो। सी में बोल रहा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर W1, और डी ऑप्शन है W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू V। ये क्वेश्चन है 5th नंबर का। 6th जो है आपका, ये डायरेक्ट है, अगर आपको बुक्स को पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्ट ये आ भी रहा होगा। 6th है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3, इसमें भी रैंक के बारे में बात किया है। वो इस रैंक, आप देखो 2017 में क्वेश्चन सारे रैंक पे पूछा था। वो इज रैंक इज 2, देन द रैंक ऑफ A ट्रांसपोज A, देन द रैंक ऑफ A ट्रांसपोज A इज 12 6 4 2। वही ऑप्शन में है A B C में। ए में दिया है 12, बी में दिया है 6, सी में दिया है 4, डी में दिया है 2। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। तीनों लिख दे रहा हूँ, देन इसके बाद आप वीडियो पे बढ़ा सकते हो सोल्यूशन के लिए, अगर बन रहा होगा इसको बना भी सकते हो। फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V of a finite dimensional vector space V over F to form the basis V over F to form the basis। अब देखो ये डायरेक्ट बेसिस की डेफिनेशन पूछ रहा है शायद आपसे, ऑफ V over F नेसेसरली पहला B इज सब स्पेस ऑफ V over F, ए भी बोल रहा है B इज सब स्पेस होना चाहिए V over F का। दूसरा B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तीसरा B इज लीनियरली डिपेंडेंट। और लास्ट वाला V जनरेट्स होल V, सी डी नंबर है, B जनरेट्स होल ऑफ V। ठीक, ऑप्शन है चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? ए बी सी, ए में दिया है ए बी सी, बी में दिया है आपका ए सी एंड डी। अगर इसके पहले आपने देखा होगा ये ऑप्शन आपसे बन जाएंगे ए एंड सी, और डी में बी एंड डी, बी एंड डी, ये है क्वेश्चन। ठीक, 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक, 3 क्वेश्चंस हैं ये, कट तो नहीं रहा सही। अब देखो तीनों में से मैं अगर लास्ट वाले को डिस्कस करूं, लास्ट वाला मीन 7 नंबर वाले को, सबसे पहले 7 का अगर सोल्यूशन को देखोगे आप तो क्या बोला कि अगर V इज सबसेट ऑफ है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फॉर्म्स अ बेसिस। तो अभी मैंने बताया कि अगर बेसिस को फॉर्म करना है तो इफ एंड ओनली इफ बेसिस अगर फॉर्म कर रहा है तो नेसेसरी क्या होना चाहिए, बेसिस अगर है तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरा जो भी सेट है एल एस लीनियर स्पैन ऑफ बी वेक्टर स्पेस के बराबर होना चाहिए, तो हमारा बेसिस बनाएगा। बेसिस है तो ये होगा, ये है तो बेसिस होगा। ठीक, तो इसका मतलब है अब इसमें से देखो क्या बोला, बीज सब स्पेस, बेसिस की डेफिनेशन में सब स्पेस के बारे में तो कुछ नहीं बोला, ए वाला तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। फिर बोला बीज एल आई, यस इट इज करेक्ट, बीज एल डी गलत। फिर बोला बीज जनरेट्स होल स्पेस, करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट हुआ आप देखो, बी एंड डी। तो बी एंड डी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये आपका डायरेक्ट क्या था क्वेश्चन, डायरेक्ट बेस था आपके डेफिनेशन से। डेफिनेशन है ये सिर्फ बेसिस की, डेफिनेशन ऑफ बेसिस। बेसिस अगर कोई बना रहा है, कोई सेट है, मान लो ऐसे एक सेट है उसके अंदर वेक्टर्स हैं, वो बेसिस अगर फॉर्म कर रहे हैं तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और वो पूरे होल जनरेट्स कर देंगे वेक्टर स्पेस को। जैसे R3 का है तो R3, R2 का है तो R2, Rn का है तो Rn, जो भी वेक्टर स्पेस दिया होगा। ठीक, अब देखो 6 वाले में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आप एक रिजल्ट को ध्यान में रखोगे, ये भी क्वेश्चंस बनेगा। रिजल्ट क्या है 6 के लिए, रिजल्ट ये है कि अगर ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स दिस, तो और ए का ट्रांसपोज मतलब जो रो है कॉलम है जो खड़ा है वो पड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है ए, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ क्या होगा, ये वाला रो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। ठीक, तो रैंक जो होती है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो यहाँ देखोगे आप रैंक ऑफ ए जो है वो 2 है। रैंक ऑफ ए कितना गिवन है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 है। तो दिस इंप्लाइज बाय दिस रिजल्ट, किसका पूछा है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, वो भी कितना होगा, 2 होगा। तो देखोगे यहाँ 12 दिया है, पॉसिबल नहीं है। 6 दिया है, पॉसिबल नहीं। 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में 2 दिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखोगे आप सिर्फ
रिजल्ट बेस्ड पे क्वेश्चन था। आप अगर इसको रखोगे ये सब डेफिनेशन वगैरह तो आपके इससे क्वेश्चन इजीली करेक्ट हो जाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला भी आपकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या होती है मैं उसको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, पूरा लिख तो नहीं रहा हूँ बट शॉर्ट टर्म में लिखूंगा क्योंकि टाइम कम रहता है। तो हमारे पास मान लो वेक्टर स्पेस सपोज करते हैं फिफ्थ वाले के लिए, सपोज v इक्वल टू, अगर आपके पास W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 है तो इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन जो होती है तो b बराबर क्या होना चाहिए, W1 प्लस W2 होना चाहिए। सेकेंड W1 इंटरसेक्शन W2 कितना होना चाहिए, सिंगलटन जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो ये आपका सेकंड के लिए डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो इसमें देखोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, एम्प्टी है, ठीक, ये डिसजॉइंट का मतलब है। बट यहाँ पर सिंगलटन जीरो यानी जीरो वेक्टर दोनों में कॉमन आएगा तो वो डायरेक्ट सम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप v आप ले लो R2, ठीक, और W1 आप ले लो x एक्सिस मतलब x0 सच दैट x बिलोंग टू R, और W2 आप ले लो y एक्सिस 0y सच दैट y बिलोंग टू R। अगर आप इसका निकालोगे तो आप देखोगे v जो होगा W1 प्लस W2 मिल जाएगा, और W1 इंटरसेक्शन W2 निकालोगे दोनों में, उसका जो कॉमन पॉइंट आएगा W1 इंटरसेक्शन W2 का वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन जीरो यानी जीरो वेक्टर कॉमन आएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, एम्पैथी का अलग मतलब होता है, कॉमन का अलग मतलब, ठीक। अब इसके बाद के क्वेश्चन जो हैं 7 क्वेश्चन हो गए, 8, 9, 10 के जो क्वेश्चन है 8, 9, 10 बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आप सिर्फ यही प्री वाईक्यू के क्वेश्चंस भी अच्छे से करके जा रहे हो और आपको रिजल्ट्स वगैरह जो भी हैं छोटे मोटे बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इसका नेट के लेवल का नहीं है। उसके लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए, अच्छे से नॉलेज चाहिए नेट और गेट के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर का वो है आपका, कंसीडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है ये, कंसीडर f R2 to R2 defined by f of xy equal to 3x plus 4y 2x minus 5y। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, बेसिस दिया है, लेट f1 इक्वल टू गिवन है हमारे पास f1 इक्वल टू 1 2 एंड f2 इक्वल टू 2 3 बी टू इंडिपेंडेंट वेक्टर, टू इंडिपेंडेंट वेक्टर of R2, find the matrix representation, find the matrix representing the operator f relative to f1 f2 basis, relative to f1 f2 बेसिस। इसका जो ए ऑप्शन है, ए में जो मैट्रिक्स गिवन है वो गिवन है हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लगभग 3-4 क्वेश्चन 2018 में भी थे, उसको भी डिस्कस किया हो तो उसको भी जाके आप देखोगे ना तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा आराम से, ठीक। बी में है हमारे पास -49 30 -76 47, और सी में है +49 तो -30 76 -47, और डी जो है वो है आपका 49 30 -76 -47। ये आपका था 8 नंबर का। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक, मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A is x x minus 5 x minus 6 then
ए में बोल रहा है ए इज 3x3 मैट्रिक्स, ए इज 3x3 मैट्रिक्स, ए के बारे में बोल रहा है 3x3 मैट्रिक्स होगी। बी बोल रहा है ए इज डायगोनल, ए इज डायगोनल। सी में बोल रहा है ए इज ट्रायंगुलर, ए इज इन्वर्टेबल। डी में ए इज इन्वर्टेबल। अब इसी में से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो चूज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या है? ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, वही ऑप्शन बनाए ए ऑप्शन, ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट। बी में बनाया है ए बी सी करेक्ट, ए बी सी करेक्ट। और सी में बना दिया है ओनली बी सी करेक्ट, ओनली बी सी करेक्ट। और डी में बना दिया है ए बी सी डी रॉन्ग, ए बी सी डी क्या है? रॉन्ग है, मतलब सब गलत। ठीक, तो देखो पहले ट्रांसफॉर्मेशन वाले से सॉल्व करते हैं, देन इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इजी है सॉल्व करना, आपको ये इजी है क्वेश्चन। ठीक, बेसिस लो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ले जा, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाके रखो। जैसे F1 है, जैसे आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है f ऑफ एक्स वाई है, कितना है अपने पास 3x प्लस 4y कॉमा 2x माइनस 5y। तो सबसे पहले हम F12 का इमेज निकालते हैं, इसका निकालते हैं F12 का, फिर 2 3 का निकालते हैं। F12 का निकालूंगा तो आप देखोगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2, इसका जो इमेज आएगा 4 8 11 आएगा, और इसका आ जाएगा 2 माइनस 10 तो माइनस 8 आएगा, तो 11 माइनस 8 आ गया। इसके बाद जो आएगा F23 निकालोगे आप, F23 इक्वल टू, तो 2 3 रखोगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6 12 18 आएगा, 4 माइनस 15 माइनस 11 आएगा। तो ये आपके पास एक ये आया और ये आया। अब इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है, मतलब इनके जो इनको इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और फिर जो इससे कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आएगी वही हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ 11 माइनस 8 कैन बी रिटेन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए, बेसिस क्या है 1 2 प्लस बी, बेसिस क्या है 2 and 3। मान लिया बेसिस जो है हमारे पास ये 1 2 है फर्स्ट वाली, और सेकेंड वाली क्या है 2 and 3 है, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। अब ए बी की वैल्यू यहाँ से हमारी निकालना है, तो ए प्लस 2b 2a प्लस 3b इक्वल टू 11 माइनस 8। तो यहाँ से देखोगे फर्स्ट से कंपेयर करोगे, a प्लस 2b इक्वल टू 11, 2a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 8। तो इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट वाले में आप किसका मल्टीप्लाई करो 2 का, तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 22, नीचे आपका आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 8। तो क्या करो, इसको माइनस कर दो, तो ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, तो 4 और 3, 4 में से 3 गया b, 20 और 8 कितना होगा 30। तो b की वैल्यू, एक मिनट, हाँ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30। तो आप देखोगे b की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ से क्या करो, b की वैल्यू ले जाके यहाँ रख दो। ठीक, तो a प्लस 2 इंटू 30 इक्वल टू 11, a इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 60, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 49, तो माइनस 49, ये a आ गया। सिमिलरली आप क्या करो, सेकेंड वाले को उठाओ, 11 एंड माइनस 18 एंड माइनस 11 कैन बी रिटन एज सी कोई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 1 2 प्लस डी 2 3, तो यहाँ से आएगा c प्लस 2d एंड 2c प्लस 3d इक्वल टू यहाँ 18 माइनस 11 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो c प्लस 2d इक्वल टू 18, c प्लस 2d इक्वल टू 18, फिर 2c प्लस
3d इक्वल टू -11। तो आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2c प्लस 4d इक्वल टू 36, ठीक। और इधर आ जाएगा आपका 2c प्लस 3d इक्वल टू -11, माइनस करो, कट गया, तो d इक्वल टू आ जाएगा प्लस हो जाएगा 6 1 7 3 1 4 47, डी की वैल्यू 47 आई। तो आप देखोगे जो मैट्रिक्स आएगी, सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो आएगी ए बी सी एंड डी, इतने में ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू आप कितना निकालो -49, यहाँ क्या आएगा -49। अब देखो कौन से ऑप्शन में यहाँ माइनस है, इन दोनों में माइनस नहीं है, 49 के साथ ये दोनों डिस्कार्ड हो गए, -49। बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 30, नीचे में कितना आएगा 30, इसके नीचे 30 है क्या, नो, ए डिस्कार्ड। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। आप यहाँ से क्या करो, डी निकाल लिया हो, ए निकाल लिया हो, बी निकाल लिया हो, ए बी सी बस निकालना है, तो इसी में इस वाले इक्वेशन में जाके डी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका सी निकल जाएगा। इस तरीके से आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हो, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आ जाओ आप मिनिमल पॉलिनोमियल में, मीन्स इस वाले क्वेश्चन में मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से जितने भी क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस कर लो, आपके एग्जाम में मिलने वाला है, आप कहीं का भी एग्जाम दोगे, इवन नेट का भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसमें भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक। अब क्या करोगे, जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल है, अगर आप मिनिमल पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कर रहे हो इसका, तो आपको गिवन है, गिवन मिनिमल पॉलिनोमियल mx ले रहा हूँ इसको, लेट मिनिमल पॉलिनोमियल mx इक्वल टू x माइनस 5 x माइनस 6। तो यहाँ देख रहे हो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर फैक्टर है। अगर लीनियर फैक्टर होते हैं तो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल होती है। अगर लीनियर फैक्टर मिनिमल पॉलिनोमियल के आ रहे हैं तो मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल होगी। इसका मतलब बी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज बी क्या हो गया, बी वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। अब क्या बोला है, ट्रायंगुलेबल बोला है। ट्रायंगुलेबल का मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं, जैसे इसके रूट्स क्या है, रूट्स आर, जो भी मैट्रिक्स रहे होगी उसके रूट्स क्या आएंगे, 0 आएगी, 5 एंड 6 है, इन्हीं के टर्म में आएगा। अब जैसे बोल रहा है कि ए इज इन्वर्टेबल, तो रूट्स इसका क्या है, 0 एक रूट्स बन रहा है ना। अगर 0 रूट्स है, 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्टेबल है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें क्या आएगा, 0 का प्रोडक्ट करोगे, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगी, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि 0 रूट्स है तो मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टेबल नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गई, नॉन इन्वर्टेबल हो गई। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब देखो, अब देख लो, एक बार ऑप्शन देख लो, बाकी फिर बाद में देखते हैं। ए बी सी डी रॉन्ग, गलत, क्योंकि इसमें से तो हमने देख लिया ना बी करेक्ट है, बी को तो करेक्ट देख लिया, तो ये बोला सब गलत है, ओनली बी एंड सी। तो देखोगे सी के बारे में अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी गलत बात है भाई, डी तो गलत है, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ए नंबर, ए बी सी करेक्ट, तो ए बी सी। अब देखना पड़ेगा, ए को मैं उठाता हूं। अगर ट्रायंगुलर के बारे में बात करें, ट्रायंगुलेबल, इसका मतलब इसके जितने भी रूट्स हैं ये सारे किस में आ रहे हैं, आर में स्प्लिट कर रहे हैं। आर में क्या है, स्प्लिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलेबल हो जाएगी। इसका मतलब सी करेक्ट होगा। अब ए में आते हैं, ए वाला क्या बोल रहा है कि अब देखो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, ए बोल रहा है कि ए हमेशा 3x3 की मैट्रिक्स होगी। जरूरी थोड़ी है, एक मैट्रिक्स मैंने लिया ए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6। तो यहाँ से देख रहे हो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल आप निकालोगे तो यही आएगा, x माइनस 5 x माइनस 6। बट मैट्रिक्स कितने की है, 4x4 की है। इसका मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मिनिमल पॉलिनोमियल मैट्रिक्स 3x3 की ही बने, हमेशा 4x4 की भी हो सकती है मैट्रिक्स, 5x5 की भी हो सकती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए बी इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ओनली बी एंड सी, मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। केवल बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ध्यान रखना, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हैं, अगर लीनियर फैक्टर आते हैं तो मैट्रिक्स डायगोनल होती है। अगर उसके रूट्स जो हैं, जैसे आर में बोल रहा है, सी में बोल रहा है, अगर उसी के अंदर के रूट्स हैं तो ट्रायंगुलेबल होती है। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल आप ऐसे दिया गया है, जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स 3x3 की हो, ऐसे मत देख लेना x x x, तो 3 रूट्स है तो मैट्रिक्स 3x3 की बनेगी, जरूरी नहीं है। मिनिमल दिया है, कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं किया है।
अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया होता तो ये तब इसके ये हमेशा 3x3 की मैट्रिक्स होगी। तो हमारा जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है मैट्रिक्स का ऐसा हो सकता है x स्क्वायर x-5 x-6, जो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी 4x4 की बनेगी। इसका मतलब इसका जरूरी नहीं है कि हमेशा मैट्रिक्स 3x3 की हो। तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, एक जो बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन है, एक है और एक ये है मैच वाला, ठीक। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मतलब आपको ये जोड़ी बनानी है। ए नंबर में इफ ए इज नॉन जीरो 1x n रियल मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए की बात कर रहा है। बी में बोल रहा है इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज ए 3x3 मैट्रिक्स where aij equal to maximum of I and j, then determinant of a क्या होगा। सी में बोल रहा है इफ a इक्वल टू aij इज ए 2017 क्रॉस 2017 में क्वेश्चन आया था इसलिए 2017 क्रॉस 2017 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, मैंने 2x2 की मैट्रिक्स में देखा था, 3 लिया था 2 आया था, प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन था। फॉर ऑल आई एंड जे इक्वल टू 1 to 2017 देन रैंक ऑफ ए। तो ये देखे थे इसमें कैसे हमने 2 लेके सॉल्व किया था। रैंक ऑफ ए, एन की वैल्यू 2 लिया था तो भी 2 आई थी। इस तरीके की मैट्रिक्स में एन की वैल्यू 3 लिया था तो भी 2 आएगी, 4 लोगे तो भी 2 ही आएगी। आप देख लेना, इसको आपको मैच करना है। फर्स्ट वाले में मैच करना है, यहाँ 2 दिया है, सेकेंड वाले में दिया है 1 और थर्ड के साथ दिया है 3। इसको मैच करना है कौन सा वाला करेक्ट होगा, ये था। नेक्स्ट जो है इसका V over F is a vector space. V over F is a vector space of all polynomials in X, which inner product is defined by PQ। इनर प्रोडक्ट ऑफ PQ जो डिफाइन करके दिया है 0 से 1 P ऑफ X Q ऑफ X dx से स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है इंटीग्रेशन का, वेयर P इक्वल टू PX Q इक्वल टू QX, देन नॉर्म ऑफ P इक्वल टू, नॉर्म ऑफ P के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन बनाया इसका, ए ऑप्शन 0 to 1 P ऑफ X का होल स्क्वायर dx। बी ऑप्शन बनाया 0 से 1 रूट ऑफ PX dx। सी ऑप्शन बनाया 0 से 1 P ऑफ X का होल स्क्वायर पावर हाफ। डी बनाया नैन ऑफ दिस। ईजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अगर नॉर्म के बारे में आपको पता है तो ये वाला क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक ही क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन करने और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वगैरह का है, तो उसको क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देन इस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे अप्रॉक्स लगभग हो गए, एक आध क्वेश्चन और बचेगा
तो मैं नेक्स्ट पार्ट में यानी 2019 वाले में डिस्कस कर लूँगा। ठीक, तो इसको अगर देखेंगे हम तो सबसे पहले मैं इस वाले को डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप देखो नॉर्म जो होता है, जैसे नॉर्म ऑफ वी की बात कर रहे हैं, तो इनर प्रोडक्ट में जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है इनर प्रोडक्ट का वी रूट होता है। ठीक, तो अगर यहाँ पास देख रहे हो नॉर्म ऑफ पी बोल रहा है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ पी जो होगा वो होने वाला है पी पी पावर हाफ। अब देखो पी क्यू आपके पास दिया है, तो जब आप पी पी निकालोगे तो आ जाएगा 0 to 1 पी एक्स, और यहाँ भी क्या आएगा पी एक्स, और ये क्या रहेगा डी एक्स, और इसकी पावर में क्या रख देते हैं हाफ। तो यहाँ से आप देखोगे क्या आ जाएगा 0 से 1 पी एक्स का होल स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी हाफ। अब देखोगे नॉर्म ऑफ पी की वैल्यू कौन सी आई आपका, नॉर्म ऑफ पी की वैल्यू ऑप्शन सी आया, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखो 2 मार्क्स आपको मिलने हैं, तो ध्यान रखना 2017 में 75 ही क्वेश्चन करने रहते थे, तो ये क्वेश्चन था एकदम इजी। अब देखो यहाँ मैच द फॉलोइंग इफ ए, अब देखो ये भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया इसका रिजल्ट, ये वाले का भी रिजल्ट डिस्कस किया हूँ। मतलब n 2 के लिए प्रूफ किया 2017 दिया था, ए आई जे वहाँ भी i प्लस जे ही था, तो 3x3 की मैट्रिक्स लिया था। अगर आप बैक करके देखोगे भी 3x3 की मैट्रिक्स लिया था तो उसकी रैंक 2 आई थी। इसका मतलब है कि इसका जो होगा 2 होगा, इसका जो होगा 1 होगा क्योंकि 1x n की मैट्रिक्स है, और इसका जो होगा 3 होगा। ठीक, डिटरमिनेंट के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चन। ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख लिए, इसका सोल्यूशन भी हो गया। तो मैच करना है इसको, तो देखो अगर पहले वाले को देखूं तो ए जो हमारी है 1x n की मैट्रिक्स है। ठीक, 1x n मतलब एक ठो रो रहेगा और n क्या रहेंगे कॉलम, मतलब मैट्रिक्स किस तरह से रहेगी ऐसी रहेगी। मान लो यहाँ लेते हैं v1 वेक्टर है, v2 डैश vn, ये मैट्रिक्स रहेगी हमारी है। इसकी रैंक जो पॉसिबल होगी ना, रैंक ऑफ ए नॉन जीरो बोला, ए क्या है नॉन जीरो है, एटलीस्ट 1 vi क्या होगा, एटलीस्ट 1 vi क्या होने वाला है जीरो होने वाला, नॉन जीरो होने वाला है, क्योंकि ये नॉन जीरो बोल रहा है मैट्रिक्स, कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने आएंगे, एक ही आएगी। रैंक ऑफ ए कितना पॉसिबल हुआ 1 हुआ, और हमने अभी रिजल्ट पढ़ा कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए क्या होता है इक्वल होता है। ठीक, इसका मतलब रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए भी कितना होगा 1 होगा, मींस ए का कौन सा करेक्ट होगा, ए का किसके साथ मैच करना पड़ेगा आपको 2 के साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक, अब आओ ये आपका ए नंबर था, बी में क्या बोला है कि ए हमारी 3x3 मैट्रिक्स है, तो ए हमारी अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे आएगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब आपके पास जो ए आई जे दिया है वो मैक्सिमम ऑफ आई एंड जे दिया है, मतलब जो इनमें से बड़ा होगा। देखो 1 में 1 ही, दोनों में मैक्सिमम 1 ही आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, और इसमें 3 आएगा, क्योंकि 3 1 3 2 3 3। अब इसका आपका डिटरमिनेंट पूछ रखा है, अरे भाई कितना आसान बात कर रहा है, 1 6 - 9 आ जाएगा, 3 2 6 - 9 -2, ये वाले का 6 - 9 आ जाएगा, फिर +3 6 - 6 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, 6 - 6 0 होता है। यहाँ से कितना आएगा -3 -2, ये भी -3, तो 6 - 3 बराबर क्या आ गया 3। इसका देखोगे कौन सा 3 है थर्ड, तो बी किस में चला गया हमारा थर्ड में चले गए, बी कहाँ चला गया थर्ड। अब क्या बचा सी, तो सी कहाँ जाएगा फर्स्ट में जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। और फर्स्ट अगर अभी इसको आपने समझ नहीं आ रहा होगा, इसके पहले वाला वीडियो देखना, उसमें मैं 3x3 का निकाला हूँ, ऐसे 4x4 का निकाल लो। अगर ऐसी एंट्री दी जाएंगी i + j, मतलब जिस जगह का ये रहेगा पोजीशन वेक्टर, जैसे ये 1 1 है तो 1 + 1 2 आएगा, यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, सॉरी यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, 3 3 6 होता है। तो इस तरीके के जितने भी मैट्रिक्स बनेंगी हमेशा उनकी रैंक 2 ही आएगी। तो ये क्वेश्चन था। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से है। लगभग आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं एक ही में 4 क्वेश्चन हैं
एक ही से हमें चारों का आंसर निकालना है। ठीक, तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर इसमें आपको समझ में आ जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, फ्री वेरिएबल्स के बारे में, पाइवोट के बारे में और इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में, तीनों के बारे में आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, जो हमारा क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लिखता हूँ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन है ये। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है अपने पास, 1x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 इक्वल b1 2x1। अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप, हमें विश्वास है पूरा कर लोगे, पेपर में किसी भी एग्जाम में आए कर ले जाओगे। ठीक, 3x1 प्लस 6x2 प्लस 7x3 प्लस 13x4 इक्वल टू b3 is represented the matrix is represented the मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स है, AX इक्वल टू बी टाइप की, AX इक्वल टू कैपिटल बी दिया। ठीक, इसका जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है AX इक्वल टू बी हैज अ सोल्यूशन, AX इक्वल टू बी हैज अ सोल्यूशन इफ, कब ये सोल्यूशन देगा, तो ए ऑप्शन b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर 0, बी ऑप्शन b1 प्लस b3 माइनस b2 बराबर 0, सी ऑप्शन b3 प्लस b2 प्लस 5b1 इक्वल टू 0, डी ऑप्शन इसका है b3 प्लस b2 माइनस 5b1 बराबर 0। ये था फर्स्ट क्वेश्चन इसका। इसी का जो सेकंड है वो आपसे पूछ रहा है, इसी में सेकंड, द कॉलम स्पेस, the column space of A is the plane containing, is the plane containing all combination of the pivot column, of the pivot कॉलम। मतलब आपसे पूछ रहा है जिस कॉलम में जब हम इक्विवेलेंट फॉर्म इसको बनाएंगे, जिस कॉलम में हमारा ये पाइवट कंटेन होगा, वो कौन कौन से कॉलम आने वाले हैं, जैसे 1 2 3 एंड 3 8 7 है, बी जो है 0 1 2 एंड 0 7 8, सी जो है हमारा 2 3 1 एंड 8 7 3, और डी जो है वो 0 3 1 एंड 0 7 3, ये था। और इसके बाद बोला है, इसके बाद का जो थर्ड वाला है उसको भी डाउन नोट कर लेते हैं, तो लास्ट बचेगा फोर्थ, उसको फिर अलग से कर लेंगे। थर्ड जो है बोल रहा है द स्पेशल सोल्यूशन ऑफ नल स्पेस, द स्पेशल सोल्यूशन ऑफ null space and have a free variable, and have a free variables। पहला ए में बोला है ए x2 बराबर 1, x4 बराबर 0 एंड x2 बराबर 0, x4 इक्वल 1, बी ऑप्शन है हमारा x1 बराबर 1, x3 बराबर 0 एंड x1 बराबर 0, x3 इक्वल 1, सी ऑप्शन है x3 बराबर 0, x4 इक्वल 1 एंड x3 इक्वल टू 1, x4 इक्वल टू 0, डी ऑप्शन है, यहाँ डी ऑप्शन लिख रहा हूँ थर्ड का, डी ऑप्शन है x4 इक्वल 1, x1 बराबर 0 एंड x4 बराबर 0, x1 इक्वल 1, ये है, ये क्वेश्चन है। एक और बच जा रहा है लास्ट, उसको मैं अलग सीसी में बना दूंगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो अब क्या करो, आपको सबसे पहले सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, और दूसरा
उसकी रैंक, कब इसके पास यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब कब इसके पास सोल्यूशन होता है, कब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, ठीक, चलो अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले आपको बताता हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। देखो पहले आप ध्यान से समझना इसको और इसको नोट डाउन भी करना। अगर आपके पास एक सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी, अगर बी नॉन जीरो है इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर बी जीरो है इसको बोलते हैं होमोजीनियस। अगर कोई भी सिस्टम होमोजीनियस है मतलब ए एक्स बराबर जीरो है, इसके पास ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसके पास ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक, मतलब इस केस के लिए नो सोल्यूशन का केस चला गया, नो सोल्यूशन आप नहीं बता सकते। मतलब अगर किसी भी सिस्टम के पास जो सोल्यूशन होगा वो तीन ही टाइप होगा, या फिर नो सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आप क्या करोगे, इसको हम रैंक से, इसको क्या करेंगे, रैंक से देखने वाले हैं। पहला केस, अगर रैंक ऑफ ए, जो ए की रैंक होगी, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल्स हैं, तो दिस इंप्लाइज सिस्टम के पास कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। नोट रखना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। रैंक निकालोगे ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल हो जाए तो सिस्टम के पास कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब होगा उसके पास कैसा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा सिस्टम के पास। ठीक, थर्ड वाला आता है, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों बराबर नहीं आते, इसका मतलब है उसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां से देखो, इन तीनों केस में देखोगे इसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, मतलब नो सोल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट में दो टाइप का सोल्यूशन होगा, एक यूनिक होगा, एक इनफाइनाइट होगा। आप इसको एक अच्छे से स्क्रीनशॉट रख लो, या फिर आप इसको अपने नोटपैड में या जहां लिख रहे हो इसको रख लो, फिर इस क्वेश्चन को आप देखो। आप देखो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल्स का यूज किया है। मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है, 3। तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसकी रैंक तो 3 से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि 3 ही नॉन जीरो रो आ सकते हैं। मैक्सिमम आएगी तो 2 भी हो सकती है, तो 1 भी हो सकती है, हमें भी नहीं पता है। तो इसकी वेरिएबल सिस्टम है, इसका मतलब इस केस में तो यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तभी तो यहाँ बोला एक्स हैज ए सोल्यूशन, इसके पास सोल्यूशन होगा कब, मतलब हमें इस वाले केस को देखना है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और B1 और B2 में रिलेशन देखना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ, इसको आप क्योंकि जगह कम है, इसको नोट डाउन कर लो आप, अच्छे से याद रखना। अब सिस्टम जब बनाओगे आप, तो सिस्टम बन के क्या आएगा, देखो मैं दोनों एक साथ बना रहा हूँ, एगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना रहा हूँ। देखो कोफिशिएंट रखो, यहाँ पास क्या रहेगा 1, x1 का कोफिशिएंट, फिर x2 कितना है 2 है, x3 कितना है 3 है, x4 कितना है 5। फिर ऐसे बना देता हूँ b के लिए, b हमारा क्या आएगा b1, ये b2, और ये क्या रहेगा b3 रहेगा। और यहाँ क्या है 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, और फिर क्या है 3 है, 6 है, 7 है, और 13 है, 3 6 7 13। अब क्या करो आप, अब स्टार्ट करो इसका रैंक निकालना। तो रैंक कैसे निकालते हैं, अगर आपने अभी मैट्रिक्स को, मैंने बोला था अगर आप रैंक इसमें तो डिटरमिनेंट निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स कितने हैं, देखो 3 रो है और 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो निकलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जीरो करना है और फिर इसको जीरो करना है। तो पहले इसको जीरो करते हैं, क्या करेंगे जीरो के लिए, पहले तो फर्स्ट वाले को लिख लो, 1 2 3 5, और यहाँ क्या रहेगा b1। तो मैं साथ साथ, आप मेरे साथ साथ जीरो करते जाना। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मिटाऊंगा इसको,
R2 में चेंज करता हूँ, R2 में R2 माइनस 2R1, तो R2 2 माइनस 2R1 0, R2 8, 8 माइनस 2 4, 2 2 4 4, R2 8 माइनस 6 2, R2 12 10 2, R2 B2 माइनस 2B1, यहाँ B2 आ गया माइनस 2B1, ये आ गया आपके पास 042, ठीक। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सॉरी 2 2 जब 4 करेंगे तो ये R2 क्या है हमारे पास 2 है, 4 है, 4 माइनस 4 का ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, R3 को 0 करते हैं, R3 माइनस 3R1, देखो R3 ये 0 हो जाएगा, R3 6 माइनस 6 ये भी 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, R3 7 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, 15 करेंगे तो भी माइनस 2 आएगा, R3 अपने पास है B3 माइनस 3R1 करेंगे तो 3B1, ये आ गया। तो मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ, आप इसको या यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑपरेशन है हमारा, ध्यान रखना इसको, R2 में चेंज किया, R2 माइनस 2R1, R3 में चेंज किया, R3 माइनस 3R1। अब क्या करना है, ये तो पूरा 0 हो गया, ये हमारा अगला पाइवट है, इसको 0 करो, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन R3 में चेंज करता हूँ, R3 माइनस R3 माइनस R2, ठीक है, R3 में से R2 को 0 कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से 1 0 0, ठीक, 2 0 0, 3 2 माइनस 2 5 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये B1, ये B2 माइनस 2B1, और इसको देखना R3 कितना था हमारे पास, B3 माइनस 3B1 माइनस B2 प्लस 2B1, तो आप देखोगे यहाँ से आया B3 माइनस 3B1 2B1, तो माइनस B1 माइनस B2, B3 माइनस, एक मिनट, B2 माइनस 2B1, B3 माइनस, क्या किया था मैंने इसमें, R3 माइनस, इसमें क्या हूँ R3 माइनस, इस वाले में किया था R3 माइनस 3R1, तो R3 हमारे पास था यहाँ, R3 7 माइनस 9 किया, माइनस 2 13 माइनस 15 किया, R3 B3 माइनस 3B1, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, R3 मतलब माइनस 2 और R2 मतलब सॉरी, इसको दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तब प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ 2B1 रहेगा, तो यहाँ से आएगा B3 माइनस 3B1, तो माइनस 5B1 और प्लस B2, ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ से, ये हमारी ओवरऑल, ये हमारी, अगर इसको देखोगे आप, ये हमारी ए थी, देखोगे रैंक ऑफ ए जो आई, इसको देखो कितने नॉन जीरो रो हैं, एक और दो, ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ तक देख रहे हैं, अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नहीं देख रहे हैं, तो रैंक ऑफ ए कितना आया, 2 आया। अब रैंक ऑफ ए बी देखोगे आप, ए बी पूरा मिला दो, अगर ये वाली चीज अगर 0 नहीं हुई, इसका मतलब तो ये क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए बी 3 हो गया। अगर ये वाली चीज 0 हो गई, मतलब इफ B3 माइनस 5B1 प्लस B2 अगर 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस केस में, ये वाले केस को लेके चलना, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, बराबर हो जाएगी, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर इस वाले केस को लेके चलोगे, ये वाले केस को, मतलब ये नॉन जीरो वाला केस लेके चलोगे, तो ये क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। और हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, पूछ रहा है पहले वाले में कि हैज अ सोल्यूशन, इसके पास सोल्यूशन होगा। देखो B3 माइनस 5B1 प्लस B2, B3 माइनस 5B1 प्लस B2 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आपने देख रहा है कितना इजी वे में निकाला गया। अब देखो, द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द प्लेन कंटेनिंग द पाइवट। तो देखो पाइवट किस किस में कॉलम स्पेस में कंटेन हो रहा है, पाइवट मतलब इसको पहले 1 बना सकते हो आप, 1 बना लोगे, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दो 1 हो जाएगा। ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, x4 था। तो पाइवट किस में मिला, x1 यानी फर्स्ट कॉलम, इसको हटा दे रहा हूं। पाइवट किस में मिला, सबसे पहले C1 में फर्स्ट कॉलम, और फिर किस में मिला, एंड C3 में मिला थर्ड वाले में।
तो कंटेनिंग द पाइवट, तो कौन से कॉलम में ओरिजिनल वाला देखो आप क्या था 1 2 3 और तीसरा वाला क्या 3 8 7, तो 1 2 3 3 8 7, जैसे x1 इस वाले में पाइवट मिला, पाइवट मतलब 1 होना चाहिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई पाइवट नहीं है, x3 पाइवट है, डायगोनल फिर इधर कोई पाइवट नहीं है, तो C1 एंड C3 मिला, C1 1 2 3, C3 3 8 7, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए में है 1 2 3, ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम में जाके देखना है। फिर बोला है द स्पेशल सोल्यूशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ फ्री वेरिएबल, तो जिसमें पाइवट नहीं मिलेगा हियर कॉलम C2 एंड C3 नॉट कंटेनिंग पाइवट एलिमेंट, यहां हमारा क्या है पाइवट एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज x2 एंड x4 आर फ्री वेरिएबल, x2 एंड x4 क्या हो गए फ्री वेरिएबल। यहां देखोगे पहले वाले में बोला x2 x4, x1 x3 बोला गलत, x3 x4 बोला गलत, और यहाँ x4 एंड x1 बोला गलत, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें x2 दिया है, x4 दिया है, अगर कोई फ्री वेरिएबल है तो उसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, x2 k है, k बिलोंग टू रियल नंबर, और x4 भी k आएगा और वो भी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी एक बार दोनों एक साथ तो जीरो होंगे नहीं। अगर x2 को मैं इसको रफ कर दे रहा हूं ना, ठीक, अगर मैं x2 को एक बार x2 को अगर जीरो रखूंगा एंड x1 को फिर क्या रखना पड़ेगा, x4 को 1 रखना पड़ेगा, x2 को 1 रखूंगा यानी नॉन जीरो, सिंपल सा देखा जाए तो, एंड x4 को क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट बता रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए, क्या है इसका करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा उसको देखते हैं। तो मैट्रिक्स बना रहना जरूरी है, तो मैं सिर्फ इसको रफ कर रहा हूँ। तीन हो गए थे, फोर्थ वाला जो है इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, उसमें बोला है द पर्टिकुलर solution ax equal to 0 6 minus 6 is, ठीक, ए ऑप्शन दिया है इसका 9 0 0 3, मतलब x1 x2 x3 x4 की वैल्यू बात कर रहा है। बी ऑप्शन दिया है 9 0 3 0, और सी ऑप्शन दिया है -9 0 3 0, और इसका डी ऑप्शन जो दे दिया है वो दिया है 9 0 -3 एंड 0। तो सबसे पहले क्या बोला पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो हमने देखा है यार, अभी देखा हमने कौन कौन फ्री हो रहा है, x2 एंड x4, x2 एंड x4 क्या हो रहा है, ये क्या है फ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक, x2 एंड x4 क्या है फ्री हैं, और यहां से देखो b1 b2 और ये वाली चीज दे दिया है, जैसे 0 दिया है, 6 दिया है एंड -6 दिया है। तो क्या करते हैं यहां से इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहां से, देखो जब इसको लेकर सॉल्व करूंगा, देखो इसको पहला इक्वेशन नलिटी नल स्पेस की फ्री पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब 1 2 3 5 0 0 2 2, फिर है 0 0 0 0, और इधर मान लिख देता हूँ x1 x2 x3 एंड x4 बराबर, अब की बार वहाँ क्या दे दिया है 0 6 एंड -6। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ से x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 बराबर 0 आएगा, फिर 2x2 प्लस 2x4 नहीं x3 प्लस x4 बराबर 0 आए, बराबर क्या आएगा इक्वल टू 6 आएगा। तो यहाँ से जो आएगा इस वाले को सॉल्व करोगे तो x3 प्लस x4 बराबर जो आएगा हमारे पास वो 3 आ जाएगा, x3 प्लस x4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन देख लो x3 प्लस x4, इसमें x3 है क्या, x3 ये वाला होगा, 4 नहीं 3 आएगा सम, इसका भी x3 x4 3 आएगा, इसका 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा इनकरेक्ट होगा, ये डी वाला क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x3 प्लस x4 कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए।
एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। ठीक, और देखना, ठीक है, x2 एंड x4 फ्री हो रहा था, x2 बराबर 0 और x4 बराबर 0, तो ऑप्शन में देखो x2 एंड x4 इसमें 0 नहीं है, ए में इनकरेक्ट, x2 एंड x4 0 है, x2 एंड x4 0 है। अब देखो जब x4 0 हुआ यहाँ से, तो x3 कितना आ जाएगा, 3 आएगा, x3 3 कौन से वाले में है, इसमें x3 3 है, इसमें भी x3 3 है। अब x3 निकल गया, x2 एंड x4 निकल गया, इसमें ले जाके पुट करो इस वाले में, x1 प्लस x2 हमारा 0 है, प्लस x3 हमारा 3 आया, तो 3 इंटू 3 प्लस x4 0 है, इक्वल टू कितना है अपने पास 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 प्लस 9 इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9, तो x1 की वैल्यू आई हमारे पास 9 -9, x2 की वैल्यू 0 थी, x3 की वैल्यू 3 निकाला है, x4 की वैल्यू 0 थी, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो गया सी, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन से, एक में से 4 क्वेश्चन थे, इसमें सोल्यूशन के बारे में बात किया, इसमें कॉलम स्पेस के बारे में बात किया, पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बात किया और फ्री वेरिएबल्स के बारे में बात किया, कौन कौन से वेरिएबल इनके क्या होने वाले हैं, फ्री होने वाले हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, और कुछ बात कर रहा है हमारे पास, एक क्वेश्चन है इसका, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन रह जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, जहां भी जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अगर आप क्वेश्चंस को रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओगे, जो भी क्वेश्चन है, और बुक्स वगैरह कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी बुक्स होंगी आपके पास, बेसिक्स भी पढ़ते जाओगे, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह, तो भी आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करते टाइम आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक, तो आप क्वेश्चंस को करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।